इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ पीडीएफ के मुताबिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर। जी, और ये हमारी श्रृंखला का दूसरा भाग है। आज का विषय है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भाग 2, आर्य समाज से थियोसॉफिकल सोसाइटी तक एक विस्तृत अध्ययन। बिल्कुल, और अध्ययन का हमारा जो दृष्टिकोण है वो माइंड मैप पद्धति पर आधारित होगा। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि माइंड मैप की मदद से मतलब उसकी स्पष्टता का उपयोग करके इन जटिल ऐतिहासिक तथ्यों को सरल बनाया जा सके। जी, तो इस सत्र में जो आंदोलन शामिल हैं वो हैं आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, यंग बंगाल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। शुरुआत करते हैं आर्य समाज से, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हमारे स्रोत हमें सीधे 10 अप्रैल 1875 के बंबई में ले जाते हैं। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी थी। पहले इसके संस्थापक को जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी, इनके जीवन पर एक नजर डालें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। और उनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सही बात है। उनके पहले गुरु थे ऋषि पूर्णानंद, जिन्होंने उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। अच्छा। और दूसरे गुरु थे स्वामी विरजानंद, जो वैदिक शिक्षा और योग के गुरु थे। और उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। जी, अब आते हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों और सामाजिक सुधारों पर। यहाँ सबसे पहले उनके प्रसिद्ध नारों की बात करनी होगी। पहला नारा था वेदों की ओर लौटो, और दूसरा भारत भारतीयों के लिए। ये दोनों ही नारे अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। अब अगर सामाजिक सुधारों की बात करें तो उन्होंने छुआछूत और जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। हाँ, वो कर्म आधारित व्यवस्था के समर्थक थे, जन्म आधारित नहीं। यही। इसके अलावा उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। और बाल विवाह का तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। जी। उनके राजनीतिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, जैसे कि उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की। चलिए अब उनकी विरासत, साहित्य और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी पर बात करते हैं। उनकी प्रमुख कृति है सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी में रची गई थी। और शिक्षा में उनका योगदान? शिक्षा में उनकी योगदान को आगे बढ़ाते हुए लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल की स्थापना की। अच्छा, डीएवी स्कूल की शुरुआत वहां से हुई? जी। यहाँ एक परीक्षा अलर्ट बॉक्स भी है जो काफी जरूरी लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला बिंदु है कि वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, मतलब एक संगठन के तौर पर। और दूसरा बिंदु? वहीं उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, यानी एक व्यक्ति के रूप में। मतलब संगठन और व्यक्ति दोनों को उन्होंने टारगेट किया। बिल्कुल। अब हम अगले आंदोलन पर आते हैं। एक तरफ आर्य समाज था जो वेदों और एक तरह के राष्ट्रवादी हिंदुत्व पर जोर दे रहा था, लेकिन हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ठीक उसी समय बंगाल में एक बिल्कुल अलग तरह की आध्यात्मिक लहर उठ रही थी। हाँ, जो तर्क से ज्यादा भक्ति और मानवता की सेवा पर केंद्रित थी। और इस लहर का चेहरा थे स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल। और रामकृष्ण मिशन की कहानी विवेकानंद के बिना अधूरी है, और विवेकानंद की कहानी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बिना। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। और उनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। जी। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है, एक महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, इसमें बताया गया है कि नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा दिया गया था। ये काफी रोचक जानकारी है। अब बात करते हैं वैश्विक मंच पर उनके विचारों और प्रभाव की। उनके साहित्यिक योगदान को देखें तो उनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। और उन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली। एक थी प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी में थी, और दूसरी उद्बोधन, बंगाली में। जी। अब उनकी वैश्विक पहचान की बात करें तो सबसे पहले 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण याद आता है। बिल्कुल। और उनकी एक प्रमुख शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, जो आयरलैंड से थीं। अब उनके संस्थागत नींव और विरासत को देखते हैं। यहाँ 3 मुख्य संस्थाएं हैं। पहला रामकृष्ण मठ,
जिसकी स्थापना 1886 में हुई। और इसका उद्देश्य था वेदों का प्रचार करना। दूसरी संस्था थी वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894 में। इसका उद्देश्य था पश्चिमी दुनिया में वेदांत का प्रसार करना। और तीसरा था मायावती अद्वैत आश्रम 1899 में। इसे उनके शिष्यों जेम्स और चार्लेट सेवियर द्वारा स्थापित किया गया था। अब इन विचारकों के कुछ प्रेरक कथनों पर नजर डालते हैं। हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक है। पहला कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वो कहते हैं, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। कितनी गहरी बात है। और दूसरा कथन स्वामी विवेकानंद का है, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। लेकिन स्रोत में कुछ और छोटे पर बहुत प्रभावशाली आंदोलनों का भी जिक्र है। हाँ, जिन्होंने खासकर बंगाल और मद्रास जैसे इलाकों में एक वैचारिक हलचल मचा दी थी। इनमें से एक था यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ, और ये एक बहुत ही अनोखा आंदोलन था जो 1826 से 1831 के बीच चला। इसका नेतृत्व कर रहे थे हेनरी विवियन डेरोजियो। वो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, है ना? जी, एक युवा प्रोफेसर थे, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो क्या खास था उनके आंदोलन में? डेरोजियो अपने छात्रों को हर परंपरा पर सवाल उठाने, तर्क करने और आज़ादी से सोचने के लिए उकसाते थे। उनका आंदोलन उस समय के बड़े मुद्दों पर केंद्रित था। जैसे प्रेस की आज़ादी, जमींदारों के अत्याचार से किसानों की सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ज़्यादा मौके मिलना। भले ही यह आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चला, पर इसने बंगाल के युवाओं में एक बौद्धिक चिंगारी जरूर लगा दी थी। और अब आते हैं उस आंदोलन पर जिसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इसकी स्थापना हुई 1875 में न्यूयॉर्क में। और संस्थापक एक रूसी महिला थी, मैडम H.P. ब्लवात्स्की, और एक अमेरिकी कर्नल H.S. ओलकॉट। उनका मकसद था दुनिया के प्राचीन धर्मों, खासकर हिंदू और बौद्ध धर्म के गूढ़ ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाना। लेकिन इसका भारत से कनेक्शन कैसे बना? 1882 में उन्होंने इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में बना लिया। लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि भारत में इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय एक आयरिश महिला को जाता है। एनी बेसेंट? बिल्कुल, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ, और हमारे दस्तावेज उनके 2 बड़े योगदानों को रेखांकित करते हैं। पहला, वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और दूसरा, उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। और यही कॉलेज बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, है ना? जी हाँ, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में विकसित हुआ। तो एनी बेसेंट का योगदान शिक्षा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आज हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में भारत के अलग अलग कोनों में सुधार की अलग अलग धाराएं बह रही थीं। किसी ने वेदों को आधार बनाया, किसी ने मानवता की सेवा को, किसी ने तर्क को, तो किसी ने प्राचीन गूढ़ ज्ञान को। फिर मैं परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्य समाज। इसमें याद रखने वाली बातें हैं दयानंद सरस्वती, वेदों की और लॉ को, सत्यार्थ प्रकाश, DAV कॉलेज और वैलेंटाइन शिरोल का कथन। जी। अब रामकृष्ण मिशन। इसके लिए मुख्य बिंदु है स्वामी विवेकानंद, 1893 का शिकागो भाषण, सेवा पर ध्यान। और उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन। इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं, हेनरी डेरोजियो और तर्कवाद। हाँ, और उन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता था। सही। और आखिर में थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक ब्लवात्स्की और ओलकोट। फिर एनी बेसेंट की भूमिका सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में BHU बना। और 1917 में उनका INC की अध्यक्षा बनना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करें।